अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज। ठीक है, इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक्स रेज, इसकी प्रोडक्शन, उसकी ओरिजिन, एक्स रेज का स्पेक्ट्रम और उसके जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, आपको 2 बातों यहाँ पे याद होनी चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में इसको एक पॉइंट में डिस्कस किया था कि एक्स रेज जो है मतलब वो प्रोड्यूस होती हैं जब वो कैथोड रेज एनोड के साथ स्ट्राइक कर ले, तो एज अ रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो एक्स रेज प्रोड्यूस करेगी। और दूसरी बात हमने जो स्पेक्ट्रम में डिस्कस की थी इसको कि एक्स रे जो है वो एक्चुअली हम इनर शेल ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपने इनर शेल में इलेक्ट्रॉन हटाना हो तो उसके लिए आप एक्स रेज जो है वो यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक्स रेज को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पहला पॉइंट कि एक्स रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हाँ, ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एक्स रे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। गेमा रे से कम होगी लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज्यादा होगी कंपेरेटिवली अगर आप इसकी स्टडी करोगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक रेज। यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको हमने डिस्कवर किस तरह किया था। तो ये बात नोट कर दे कि इसको हमने डिस्कवर किया था डिस्कवर एक्सीडेंटली। मतलब साइंटिस्ट का ये ख्याल नहीं था कि मैंने एक्स रेज को ही डिस्कवर करना है, बस इसकी जो डिस्कवरी थी ना वो एक्चुअली एक्सीडेंटली हुई थी। मतलब किस तरह एक्सीडेंटली हुई थी, यहाँ पे साइंटिस्ट किस चीजों को स्टडी कर रहे थे। एक्सीडेंटली डिस्कवर while they study the property of कैथोड रेज। याद है ना वो कैथोड रेज की जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो साइंटिस्ट एक्चुअली कैथोड रेज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे लेकिन एक्सीडेंटली वहां पे जो है वो एक्स रेज हमने डिस्कवर की। उस एनर्जी का जो रीजन था वो एक्चुअली एक्स रेज के रीजन में आ रहा था। देखिए, मैं ये पॉइंट आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं। यहां पे हमने एक एनोड लगाया था वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और जब गैस आयोनाइज होता तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे ना, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे मोशन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे किसकी तरफ, वो एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। और जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वो एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहे थे और आफ्टर स्ट्राइकिंग तो यहां पे कुछ रेस प्रोड्यूस हो गई। तो साइंटिस्ट ने जब इस रेस को स्टडी किया तो वो एक्चुअली क्या थी, वो एक्चुअली एक्स रेस थे। तो एक्स रेस का जो एक्स रेस का जो डिस्कवरी थी वो एक्चुअली एक्सीडेंटली हुई थी। मतलब हम कैथोड रेस को डिस्कवर कर रहे थे, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी बता रहे थे, लेकिन दरमियान में से एक्स रेस जो है वो प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इसको हम डिस्कवर करते हैं किससे, रोएंटगन मेथड से। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था। तो अब यहां पे इसका प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, फिर हम जब प्रॉपर प्रोडक्शन इसकी डिस्कवरी कर रहे थे तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, यहां पे आप हेडिंग लगा दें। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में हमें कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल हमें चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट वन इज
कॉलेज ट्यूब, कॉलेज ट्यूब हमें चाहिए, और वो कॉलेज ट्यूब में आपके पास एक कैथोड होगा, और कैथोड वहां पे उस टाइम जो था वो हमने लिया था मतलब टंगस्टन फिलामेंट, आप यहां पे लिख दे टंगस्टन फिलामेंट, और ये टंगस्टन फिलामेंट जो है ये MO, चलिए इसको अभी छोड़ दे, एक कैथोड होगा और एक जो है वो ये आपके पास एक एनोड होगा, ठीक है। और एनोड कौन सा होगा? दिस इज अ हेवी मेटल, हेवी मेटल एनोड, ठीक है। अच्छा, अब हेवी मेटल एनोड किसे कहते हैं? हेवी मेटल एनोड का ये मतलब है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो या जिसका मास नंबर जो है वो ज्यादा हो। तो हेवी मेटल में मैं आपको कुछ एग्जांपल ले तो आप इसको कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कॉपर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने हेवी मेटल एनोड नहीं लिया ना, तो ये बात हमने कैथोड रे में डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आप गोल्ड का रॉड लेते हो या एल्यूमिनियम का रॉड लेते हो तो वो उससे मतलब पेनेट्रेट हो सकती है, ठीक है, ये रेज उससे पेनेट्रेट हो सकती है। लेकिन अगर आप हेवी मेटल ले रहे हो तो फिर वो कैथोड रेज जो है वो उससे पेनेट्रेट नहीं होगी। तो एक्चुअली तो हमने अभी एक्स रेज की डिस्कवरी करनी है ना, तो हमने यहाँ पे ऐसा एनोड रखना है कि जब कैथोड रेज उससे स्ट्राइक करे तो ये रेज उससे पेनेट्रेट ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि आपने हेवी मेटल एनोड लेना है। तो या आप कॉपर ले ले, आपकी मर्जी, आप आयरन ले ले, आपकी मर्जी, या आप जो है वो जिंक ले ले, ठीक है। तो इस वाले रॉड से अगर यहाँ पे कैथोड रेज इस रॉड के साथ स्ट्राइक कर लेती है तो वो उससे पेनेट्रेट नहीं होती। जब पेनेट्रेट नहीं होती तो आफ्टर स्ट्राइकिंग यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स रेज की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, इस टंगस्टन फिलामेंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया होगा किससे? कनेक्ट डीसी, डीसी से कनेक्ट किया होगा। इसको हम हीट देंगे, डीसी से हीट देंगे। तो जब हमने इसको डीसी से कनेक्ट किया होगा, सो दे एमिट, बिकॉज ये हीट होगा, ये गर्म होगा, सो दे एमिट इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगी, और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ जाएगी, ठीक है। और जब एनोड की तरफ जाएगी और आफ्टर स्ट्राइकिंग सो ये प्रोड्यूस होगा हमारे पास, कहां से? एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यहां पे मैं आपको वो ट्यूब बताता हूं, या आप सिंपल ट्यूब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रा कर दे। मैं बुक से जरा ट्यूब लिखता हूं, वेट करें आप। दिस इज कैथोड, ठीक है, ये मेरे पास एनोड है, हेवी मेटल आप ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इस पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 0.001 mmHg, इतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रेशर। और वोल्टेज को 30K से लेके 50K तक बढ़ाएंगे। यहां से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होगी, जिसको हम कैथोड रेज का नाम भी देते हैं। दिस इज कैथोड रेज, लेकिन दिस इज फास्ट मूविंग कैथोड रेज बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज को ज्यादा अप्लाई किया है। सो दिस इज फास्ट मूविंग कैथोड रेज। तो अब यहां पे यही कैथोड रेज जब स्ट्राइक कर ले, ठीक है, इस हैवी मेटल के साथ, सो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो इस कैथोड रेज का जो मास होगा, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस तरह नहीं है कि सारा का सारा जो है वो कैथोड रेज एक्स रेज में कन्वर्ट होगा।
यहां पे ओनली 1 to 2%, यही कैथोड रेज ओनली 1 to 2% जो है वो एक्स रेज में कन्वर्ट होगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये बाकी कहां पे चला गया? तो बाकी जो है यही कैथोड रेज कन्वर्ट हुई किस में? कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बिकॉज ये कंटिन्यूसली जब कैथोड रेज आ रही है और वो इस मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी तो ये मेटल क्या हो जाएगा? ये मेटल गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सो ओनली 1 to 2% जो है वो एक्स रेज यहां से प्रोड्यूस होती है। ओके, यहाँ पे एक दो एमसीक्यूज नोट कर दे। फर्स्ट वन ये वाला कि कितने परसेंट एक्स रेज प्रोड्यूस होती है? सो ओनली 1 to 2% प्रोड्यूस होती है। दूसरा ये नोट कर दे कि इस वाले मेथड में हमने ये एनोड, ये जो मैंने देखो मैंने एनोड को इस तरह डायगोनल पोजीशन पे रखा है। तो अगर आपसे पूछे एमसीक्यूज में कि इस एनोड को कितने डिग्री पे रखा होगा, तो 45 डिग्री पे हमने रखा होगा। इसका एक एडवांटेज है कि हम 45 डिग्री पे क्यों रखते हैं इसको, इस एनोड को? तो वो इसलिए ना क्योंकि हम चाहे कि यहाँ पे ये एक्स रेज जो है वो डाउनवर्ड जो है वो प्रोड्यूस हो, हम इसको कलेक्ट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको इस तरह सीधा रखा होगा ना, तो आप जरा मुझे बता रहे कि जब यहाँ पे कैथोड रेज आती है तो देखो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है ना, तो इसकी कलेक्शन करना मुश्किल है या नहीं है? तो इसलिए हमने ये एनोड को 45 डिग्री पे रखा होगा। इसका एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पे जो एक्स रेज जो है उसको कलेक्ट कर सके। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने जो है वो एक्स रेज की प्रोडक्शन की थी। अच्छा जी बताएं। अब ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक में इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज का नाम लिया है, तो चले हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज origin of X-rays and spectrum of X-rays। एक बात देखिए, मैंने आपको पहले बताई थी, ये मैं आपको अभी दोबारा साइड पे लिखता हूं कि X-rays is used to knock out, to used to remove या knock out inner electron। इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए अगर मैंने इनर इलेक्ट्रॉन एक एटम से हटाना हो तो उसके लिए हम एक्स रेस को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई भी एटम लेता हूं पीरियोडिक टेबल में तो उसमें तो 7 शेल्स होंगे, 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाती है ना, तो बाकी शेल हम लिखते नहीं है, लेकिन शेल होते 7 है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी में आप कंसिडर कर देना, इधर आप जरा देखिए कि लेट सपोज आप कंसिडर कर ले कि किसी में इलेक्ट्रॉन ये 4 शेल में पूरे हो गए, तो हम ये बाकी 3 शेल नहीं लिखते। तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस शेल में भी पूरी हो जाती है ना, तो ये जो अभी मैं बात बता रहा हूं इसको जरा नोट कर दे, आखिरी वाले शेल को छोड़ के बाकी जितने भी शेल्स होते हैं उसको हम इनर शेल कहते हैं। अभी समझ आ गई? दिस इज इनर शेल, ये वाला आउटर शेल होगा। अब अगर किसी का क्वेश्चन है कि सबर करे, अभी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूं और वो 6 शेल तक पूरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो हाँ ठीक है ना,
आखिरी वाले शेल को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे दिस इज इनर शेल। तो आखिरी वाले से के अलावा आपने जिस शेल से भी इलेक्ट्रॉन को हटाना हो तो उसके लिए आप एक्सरेज ही यूज करोगे। तो अभी समझ आ गई कि व्हाट इज मीन बाय इनर शेल। आखिरी वाले शेल को छोड़ के जितने भी शेल्स होंगे वो आपके लिए इनर शेल का काम करेगी। तो अगर उससे आपने इलेक्ट्रॉन को हटाना हो तो उसके लिए आप एक्सरेज यूज करोगे। ठीक है, ये आपके पहला पॉइंट नोट कर दें। दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना नीचे होगा, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात पता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी लेवल, जितना वो लोअर एनर्जी लेवल में होगा सो मोर स्टेबल, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी और वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और तीसरी बात भी आपको इस तरह पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन प्रोसेस और उसमें एनर्जी गेन होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से दोबारा नीचे आता है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन प्रोसेस और उसमें एनर्जी दोबारा रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस तरह लेता हूं एक एटम को, क्योंकि अब मैं गोल सर्कल नहीं लगा सकता ना, बुक में गोल सर्कल लिखे होगा। आप अगर किसी के पास प्रकार है तो उससे आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह एक एटम को चलो ड्रा कर रहा हूं कि वो इसमें डिफरेंट शेल्स है। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 7 भी आप ले ले। ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है और दिस इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बस मैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखता दिस, बट दिस इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कोई भी आप ऐसा एटम ले ले जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, पोटेशियम ले ले, ठीक है, कैल्शियम ले ले, आपकी मर्जी है। और इसको हम नाम देते हैं दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, दिस इज एन शेल, दिस इज ओ पी और इसके ऊपर भी क्यू होगा। अच्छा अब देखिए जरा पॉसिबिलिटी को जरा चेक करें। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया कि एक्स रे जो है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यूज होता है। अब पॉसिबिलिटी चेक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एटम को एक्स रेस प्रोवाइड किया, अब ये पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट देखिए केस नंबर फर्स्ट, पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट कि जब आप एटम को एक्स रेज दो तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम के शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि इनर वाला किसी से भी जा सकता है, लेकिन एल से भी जा सकता है, एम से भी जा सकता है, लेकिन जस्ट मैं अभी पहली पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं कि अगर आपने इसको एक्स रेस प्रोवाइड किया तो इससे इलेक्ट्रॉन चला गया और यहां पे वैकेंट एक इलेक्ट्रॉन की जगह अब खाली है। तो अब मुझे एक बात बता दें, जब के शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या वो एटम स्टेबल रहता है? नहीं रहता। गुड, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इनर शेल में खाली जगह है। अब इस तरह तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके रहे, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं नीचे आ जाऊं। तो अब जरा पॉसिबिलिटी चेक करें कि अब इस वैकेंसी को पूरी करने के लिए क्या एल से इलेक्ट्रॉन जम कर सकता है? गुड,
और ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होगी कि जो नजदीक वाला होगा उससे इलेक्ट्रॉन आ जाए ज्यादातर। क्या इस तरह हो सकता है कि इसकी वैकेंसी पूरी करने के लिए एम शेल से जंप करें? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और क्या इस तरह हो सकता है कि इसकी वैकेंसी पूरी करने के लिए एन शेल से जंप करें? लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, ये बात नोट कर रहे हैं, मतलब ना होने के बराबर होगी। सबसे ज्यादा जो उसका नजदीक वाला शेल होगा उससे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 99% पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ पे बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होगी, लेकिन चले हमने लिख दिया। तो एक बात सुने जरा, जब के शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसकी वैकेंसी पूरी करने के लिए देखो किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो देखो ये एक स्पेक्ट्रम बन रहा है या नहीं बन रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने इस तरह पढ़ा था ना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना। तो अब यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं, इसको हम नाम देते हैं के सीरीज। के सीरीज, देखो के शेल से इलेक्ट्रॉन चला गया है और के सी की वैलेंसी पूरी करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। तो अब जरा बात सुने, अगर बिल्कुल एडजेसेंट वाले शेल से आएगा ना, बिल्कुल एडजेसेंट वाले से, तो उसको हम नाम देते हैं अल्फा। अगर एक शेल छोड़ के आएगा तो उसको हम नाम देते हैं बीटा। अगर दो छोड़ के आएगा तो उसको हम नाम देते हैं गेमा। बाकी मैं इसलिए नहीं लिखता, मैंने कहा कि इसकी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर होती है, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो के सीरीज में कहां कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अल्फा, बीटा और गेमा। लेकिन किस शेल में आ रहे हैं? वो के शेल में आ रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं के अल्फा, के बीटा एंड के गेमा? के शेल की वैकेंसी पूरी करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, एक्स-रे स्पेक्ट्रम बन रहा है। और एक और बात मुझे बता दे, क्या इसी दौरान अगर इलेक्ट्रॉन जिधर से भी आए एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, गुड। अब एमसीक्यूज नोट कर दे, इन तीनों से कहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई? एनर्जी ऑर्डर मुझे बता दे। हाँ गुड, के गेमा, के बीटा एंड के अल्फा। क्योंकि जितना बड़ा जंप लगाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये किसकी वजह से हो गई? ये एक्स रेस की वजह से हो गई। सो देखो एक स्पेक्ट्रम बन गया एंड दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया? केस नंबर 1 में हमने डिस्कस किया के सीरीज को, कि अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन जाए तो क्या बनता है? के अल्फा एडजेसेंट से, के बीटा और के गेमा। आपने मुझे एनर्जी वाइज ऑर्डर भी बता दिया कि के गेमा की एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, फिर के बीटा की, फिर के अल्फा की। अच्छा, एमसीक्यूज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बात सुने जरा, के अल्फा कब प्रोड्यूस होगा? डिफरेंट ऑप्शन लिखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल टू के, एम टू के या एन टू के। तो आपको पता चला ना कि अल्फा का नाम मैं कब दे सकता हूं? हाँ एल टू के। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज के गेमा, तो आप क्या कहोगे कि हाँ अल्फा बीटा गेमा। तो अब इसी तरीके से हाँ एन से जंप करेगा, 4 शेल से जंप करेगा। तो आप इसी तरह भी याद रखें। चले केस नंबर 2 को जरा डिस्कस करते हैं।
मैंने आपको कहा कि आपने एक्स रेज दिया, तो ये तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा के शेल से ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। ये तो केस नंबर 1 में मैंने के कहा। क्या इस केस नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन एल शेल से नॉकआउट हो सकता है? क्योंकि ये भी तो इनर शेल ही है ना, ये भी तो इनर शेल है, आखिरी वाले को छोड़ के बाकी जितने भी है वो इनर शेल है। तो क्या इसकी वैकेंसी अब पूरी करने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन जाएगा या ऊपर से आएगा? हाँ, ऊपर से आएगा। तो देखो, अगर ऊपर से आया बिल्कुल एडजेसेंट वाले से, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। तो अगर बिल्कुल एडजेसेंट वाले से आया तो अल्फा, एक छोड़ के आया तो बीटा, एंड दिस इज गेमा। तो क्या मैं इसको नाम दे दूं कि केस 2 में के इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एल शेल, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एल सीरीज का नाम दे रहे हैं ना? ओके। और एल सीरीज में देखो क्या क्या आ रही है, अल्फा बीटा एंड गेमा, लेकिन नाम क्या दूंगा? एल अल्फा, एल बीटा एंड एल गेमा। अच्छा, एमसीक्यूज में मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज एल अल्फा? एल अल्फा कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? गुड, एम टू एन। तो एम कौन सा शेल है? शेल नंबर 3 है। हाँ, तो इसको भी आप ख्याल करें, ठीक है, 3rd शेल से। एनर्जी किस से ज्यादा रिलीज हो रही है? हाँ हाँ, एल गेमा, एल बीटा, एल अल्फा। सो दिस इज कॉल्ड एल सीरीज। और यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि देखो एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेस कहते हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम किसकी वजह से बन रहा है? एक्सरेस की वजह से बन रहा है। क्या पॉसिबिलिटी पर थर्ड इस तरह हो सकती है कि एम से इलेक्ट्रॉन चला जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर वो आप एम सीरीज का नाम दे दे, ठीक है, बस ये 3 काफी है, के एल एम। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी वाइज, एनर्जी ऑर्डर ऑफ एक्स-रेज स्पेक्ट्रम, पहले तो हमने एक एक के अंदर उसको एनर्जी में अरेंज किया, मतलब के सीरीज में अल्फा बीटा गेमा, इसी तरह एल सीरीज में अल्फा बीटा गेमा, इसी तरह एम सीरीज में अल्फा बीटा गेमा। अब मैं आपसे कहता हूं कि एल का पूरा, फिर एल और एम, इन तीनों का आप कंपैरिजन करें, तो इन तीनों सीरीज में कहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? के सीरीज से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यार जरा बोहर को आप जरा एक्सप्लेन जरा पढ़े कि पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे लोवेस्ट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है ना? तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, के सीरीज से एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है, क्योंकि पहले शेल का एनर्जी लेवल सबसे कम है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा तो ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सबसे कम होगी। तो उसकी एनर्जी जब सबसे कम होगी तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो के सीरीज से एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, उसके बाद एल सीरीज से, और उसके बाद एम सीरीज से। समझ आ गई? सो दिस इज द एनर्जी वाइज ऑर्डर। सो जो बुक में नाम दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, सो
एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक एक्सरेज में। बाकी कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी यूजेस हैं, वो कल डिस्कस